सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग फटाफट तेजी से सारी चीज़ों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन होगा कि आप सभी साथियों को, सभी दोस्तों को, सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उन तक हमारी बात को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग तेजी से जुड़ जाए। आइए घटनाक्रम के पहले चरण में हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक घटनाओं पर। ऐतिहासिक घटनाएं क्या आज की तारीख में हुआ है देश दुनिया में, इसे देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहली घटना है 26 दिसंबर 1911 को क्या हुआ है। 26 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान पहली बार जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जो गीत है ये गाया गया। यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये आज पहली घटनाक्रम थी आज की तारीख में जो 1911 को घटित हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना क्या है, कलकत्ता में पहली बार चाय की सार्वजनिक बोली संपन्न हुई 1861 में। कलकत्ता में चाय की पहली सार्वजनिक बोली संपन्न हुई। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1945 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई। यानी वर्ल्ड बैंक जो है वो आज की तारीख में स्टेब्लिश हुआ है। और कब? 1945 में। अगले घटनाक्रम में क्या है, 29 सदस्य देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना भी 1945 में आज ही के दिन हुई। सारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण खबरों में क्या है आज के लिए ध्यान दीजिएगा, आपके लिए क्या उपयोगी है। वाईकॉम 18 मीडिया को, ध्यान दीजिएगा, वाईकॉम 18 मीडिया को अगले ओलंपिक खेलों के प्रसारण का विशिष्ट मीडिया अधिकार मिला है। तो क्वेश्चन आपके लिए बन गया कि किसे ओलंपिक खेलों के प्रसारण का अधिकार मिला है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, वाईकॉम 18 मीडिया को। अगले ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस में होने जा रहे हैं। कंपनी को भारत और उप महाद्वीपीय क्षेत्र के लिए प्रसारण का अधिकार हासिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और वाईकॉम 18 मीडिया की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि कंपनी को गंगवान के शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों के लिए भी गैर विशिष्ट अधिकार मिला है। वाईकॉम 18 मीडिया वाईकॉम और नेटवर्क 18 समूह का संयुक्त उद्यम है। IOC के अध्यक्ष थॉमस वॉक ने कहा कि वाईकॉम 18 के साथ इस भागीदारी के जरिए भारत और उपमहाद्वीप के दर्शक ओलंपिक खेलों का आनंद ले सकेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए बन गया कि वाईकॉम 18 मीडिया, इसे क्या अधिकार मिला है, ओलंपिक खेल के प्रसारण का अधिकार मिला है। कब? जो 2024 में कंडक्ट होने जा रहा है पेरिस में। ध्यान रखिएगा, इस खेल के प्रसारण का अधिकार मिला है, इस बात को याद रखिएगा। सारे विद्यार्थियों, अगली महत्वपूर्ण खबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी चीजें आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अगले घटनाक्रम पर देखते हैं क्या कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन में 12.89 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का काम पूरा हो गया है। तो 111 किलोमीटर लंबे जो रेलवे लाइन है, जिसे कहते हैं बनिहाल कटरा रेलवे लाइन, इसमें 12.89 किलोमीटर लंबी जो सुरंग है उसको बनाने का काम पूरा हो गया है। यह भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग है। एस्केप माने बचाव होता है, एस्केप सुरंग है। मुख्य सुरंग के साथ एक एस्केप सुरंग बनाई गई है। आपात स्थिति में बचाव और बहाली कार्यों को सुगम बनाने के लिए एस्केप टनल का प्रावधान किया गया है।
यह प्रतिष्ठित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। बनिहाल कटरा मार्ग 12.75 किलोमीटर लंबी सुरंग T949 के बाद यह चौथी सुरंग है। तो अभी कहने का मतलब क्या है कि जो बनिहाल कटरा लाइन है, कटरा लाइन है जिसकी लंबाई है 111 किलोमीटर, उसमें जो सुरंग बनी हुई है 12.89 किलोमीटर की सुरंग का काम पूरा हुआ है। और ये एक बड़ी एस्केप सुरंग है। एस्केप सुरंग का मतलब होता है कि बचाव के लिए बनाई गई सुरंग। इसे आपको याद रखना है, ये परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया लेकर आपके समझ आता हूँ और उद्देश्य होता है कि धीरे धीरे करके सारी घटनाओं के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाए, जानकारी दी जाए, ताकि चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार AERB के कार्यकारी निदेशक रहे शुक्ला शीर्ष पद पर जी नागेश्वर राय की जगह लेंगे। जो जी नागेश्वर राय थे इस जगह पर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनकी जगह लेने जा रहे हैं दिनेश कुमार शुक्ला। जबलपुर विश्वविद्यालय से यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक शुक्ला 1981 में परमाणु ऊर्जा विभाग में शामिल हुए। आदेश के अनुसार AERB के अध्यक्ष के रूप में शुक्ला का कार्यकाल 3 साल का है। तो दिनेश कुमार शुक्ला जी आए हैं, इनका नाम याद रखिएगा, दिनेश कुमार शुक्ला। ये क्या बन गए हैं? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। और किसकी जगह इन्होंने ली है? जी नागेश्वर राव की जगह ली है इन्होंने। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये नियुक्ति कितने साल के लिए है? 3 वर्ष के लिए है। सारे विद्यार्थियों, एक 40 क्वेश्चन की सीरीज है जिसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। तेजी से उसके जवाब को ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि बड़नगर शहर गुजरात, सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात और रॉक कट मूर्तियां उनाकोटी त्रिपुरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़े गए हैं। प्रस्तुतियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी, जो भारतीय स्मारकों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने क्या घोषणा की है? ध्यान दीजिएगा। ये 3 स्थान हैं, बड़नगर शहर गुजरात है, सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात है और रॉक कट मूर्तियां उनाकोटी त्रिपुरा है। इन तीनों को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है। कल भी मैंने इस पर चर्चा की थी आपसे। 3 स्थान आए हैं। ठीक है, तो एक तो बड़नगर गुजरात के 2 हैं और एक जो है त्रिपुरा का है, उनाकोटी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 3 स्थान आए हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, इसे याद रखिएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य है। तो ये क्या है? पहला अंतरिक्ष उड़ान मिशन, पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जो 2024 में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान परियोजना में 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करके उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतारकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है। तो अंतरिक्ष के संदर्भ में ये जो पहला कदम है हमारा, इसको क्या कहते हैं? ये कब होना है? 2024 में है, ध्यान रखिएगा। गगनयान, तो ये 3 दिन का कार्य है, 3 दिन की बात है और 3 सदस्यीय दल है।
दल है। ठीक है, तो ये 400 किलोमीटर की कक्षा में रहेंगे। इतनी सब बातों को भी याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगली खबर क्या है हमारे लिए, इस पर ध्यान दिया जाए। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में प्रत्यक्ष करों की सकल संग्रह में 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई है। 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 13,63,649 करोड़ रुपए है। इसी अवधि में प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह 10,83,150 करोड़ रुपए रहा। इस समयावधि में शुद्ध प्रत्यक्ष कर 9,47,959 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। ऐसे क्वेश्चंस जनरली बैंकिंग की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आईबीपीएस के जो पीओ वगैरह के लिए इंटरव्यूज हैं, उनमें भी इन तरह की चर्चाएं होती हैं। तो आप खाली ऐसी एक चर्चा दिमाग में रखिएगा कि 25.90% याद रखिएगा। पंजाब प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में दूसरे स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा स्थान जरूर याद रखना चाहिए। जिंदगी में पहली पहली जो चीजें हो वो याद रहती हैं और बात की चीजें तो भूल जाती हैं। तो पंजाब प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में दूसरे स्थान पर है। राज्यसभा में चल रहे सत्र के दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जानकारी के अनुसार मेघालय प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय के संदर्भ में देश में शीर्ष स्थान पर है। पंजाब दूसरे, उसके बाद हरियाणा है और फिर हिमाचल प्रदेश है। पंजाब में उत्पादित प्रमुख फसलों में चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, गन्ना, तिलहन और कपास है। लेकिन चावल और गेहूं कुल सकल फसली क्षेत्र का 80% हिस्सा है। तो देखिए ये क्या मैटर क्या आ रहा है, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय की बात हो रही है। इस दृष्टिकोण से पहले नंबर पर कौन है? मेघालय है। दूसरे नंबर पर कौन है? पंजाब है। तीसरे नंबर पर कौन है? हरियाणा है। और चौथे नंबर पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। इनको याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है ऐसा। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय के आधार पर क्या है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा। 8वीं न्यूज क्या है? देश में करेंसी सर्कुलेशन में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। केवल एक साल में करेंसी सर्कुलेशन में 7.98% का उछाल आया है। सर्कुलेशन में मौजूद कुल करेंसी का वैल्यू 39 करोड़ यानी 39,56,672 करोड़ रुपए था। तो ये ध्यान रखिएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर पर आ जाइए। इन्फेंट्री स्कूल की स्थापना के 75वें वर्ष पूर्व संध्या पर देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया। इन्फेंट्री स्कूल के 75वें वर्ष, ठीक है, पहला इन्फेंट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया। इन्फेंट्री स्कूल महू के तत्वावधान में विश्व स्तरीय संग्रहालय की स्थापना इन्फेंट्री की थीम लाइन इन्फेंट्री द अल्टीमेट के साथ। इन्फेंट्री की थीम लाइन क्या है मेरे भाई? इन्फेंट्री द अल्टीमेट के साथ प्रदर्शित करने के इरादे से की गई। इस म्यूजियम का निर्माण 2007 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो इन्फेंट्री स्कूल की बात हो रही है ये महू में है। महू, इंदौर के पास जगह है महू। यहाँ से कुछ दूरी पर जो है महू छावनी में ही डॉक्टर अंबेडकर का भी जन्म हुआ था। आपको याद होगा, अंबेडकर का जन्म हुआ था। और यहाँ पर क्या है? ये इन्फेंट्री स्कूल है, यानी पैदल सेना का स्कूल है। पैदल सेना।
ठीक है, तीन तरह से चीजें हैं, पैदल सेना है, इन्फेंट्री है, आरटी है, आर्टिलरी, और क्या है, आर्मर्ड है। इस तरह से आर्म फोर्सेस के सिस्टम को देखा जाता है। तो सेना में ये तीन तरह की कैटेगरी है, आर्मर्ड है, आर्टिलरी है और पैदल सेना है। आगे तमाम और फोर्स है, लेकिन इनका मेन भूमिका रहती है लड़ाई में। तो ये आपको बताया गया है कि 75वां वर्ष है, और इसलिए क्या हो रहा है, पहला इन्फेंट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोल दिया गया है, और ये कहां पर है, महू में। सारे विद्यार्थियों, अब आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं, इनका जवाब आपको देना है। इसरो किस वर्ष तक अपना पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन करने की योजना बना रहा है? ISRO is planning to launch its first human space flight mission by which year? 2023, 2024, 2025 and 2026। फटाफट जवाब दीजिए। इसका आंसर है 2024। 2024 में ये योजना बन रही है, इस पर भी आपसे चर्चा की गई थी, ध्यान दिया होगा आप। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2024 में, गगनयान 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले 2023 की चौथी तिमाही में एक मानव रहित G1 मिशन और G2 मिशन लॉन्च किया जाएगा। G1 मिशन एक ह्यूमनाइड को पेलोड के रूप में ले जाएगा, और यह मानव रेटेड लॉन्च वाहन, कक्षीय मॉड्यूल प्रणोदन प्रणाली, मिशन प्रबंधन, संचार प्रणाली, पुनर्प्राप्ति संचालन के प्रदर्शन को मान्य करेगा। तो ये हमने आपको जो बताया अभी पॉइंट, इसको याद रखना है कि 2024 में हमारा है, क्या है, गगनयान है, और ये हम भेज रहे हैं। 3 सदस्यीय है, 3 दिनों के लिए है, अभी इस पर चर्चा आपसे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। पीएम द्वारा हुबली धारवाड़ में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कब किया जाएगा? पीएम द्वारा हुबली धारवाड़ में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कब किया जाएगा? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2022, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2023, ऑप्शन सी 12 जनवरी 2023, ऑप्शन डी 25 जनवरी 2023। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, युवा दिवस याद रखिएगा, आंसर है आपका 12 जनवरी 2023। 12 जनवरी 2023 ये डेट याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा। बारह जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हुबली और धारवाड़ के जुड़वा शहरों में किया जाएगा। हुबली और धारवाड़ के जुड़वा शहरों में किया जाएगा। युवा उत्सव को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। युवा महोत्सव में सभी राज्यों के लगभग 7500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत सरकार स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने के लिए हर साल 12 जनवरी से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करती है। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उसको ध्यान में रखते हुए 12 जनवरी का दिन रखा गया है युवा महोत्सव के लिए, याद रखिएगा। और 12 से 16 जनवरी तक इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। प्रधानमंत्री महोदय इसमें भाग ले रहे हैं, और ये हुबली और धारवाड़ के शहरों में इसका आयोजन बड़े लेवल पर हो रहा है। इन बातों को याद रखिएगा। हाल ही में नई दिल्ली में CSC और इंडिया पोस्ट के माध्यम से सरकारी ई मार्केट प्लेस सेवाओं की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। हाल ही में नई दिल्ली में CSC और इंडिया पोस्ट के माध्यम से सरकारी ई मार्केट प्लस सेवाओं की शुरुआत किसने की?
सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है सी, पीयूष गोयल। नाम याद रखिएगा, पीयूष गोयल। हाल ही में सीएससी और इंडिया गेट पोस्ट के माध्यम से सरकारी ई मार्केट प्लेस सेवाओं की शुरुआत पीयूष गोयल ने की है। जीईएम के साथ इंडिया पोस्ट और सीएससी का एकीकरण सार्वजनिक खरीद में खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए फायदेमंद होगा। पीयूष गोयल ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस सेलर संवाद बुकलेट भी लॉन्च की है। तो आप इसका नाम याद रखिएगा, इनका पीयूष गोयल, और कौन सी चीज के लिए? सरकारी ई मार्केट प्लस सेवाओं के लिए। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये क्वेश्चन यहाँ से अक्सर आता है कि ब्रांड एम्बेसडर को लेकर के। तो प्यूमा इंडिया ने किसे बनाया है? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी कैटरीना कैफ, ऑप्शन सी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन डी शिल्पा शेट्टी। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। कैजुअल और एथलेटिक फुटवियर के निर्माता और डिजाइनर प्यूमा ने बॉलीवुड अभिनेता और उद्यमी अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एसोसिएशन का उद्देश्य महिला उपभोक्ता खंड के प्रति प्यूमा की मजबूत प्रतिबद्धता को तेज करना है। अभिनेता पूरे वर्ष असंख्य गतिविधियों और ब्रांड अभियानों के माध्यम से चुनिंदा संग्रह सहित ब्रांड के जूते, परिधान और सहायक उपकरण का प्रचार करेगा। तो इनका नाम याद रखिएगा, अनुष्का शर्मा को बनाया गया है क्या? प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 नामक योजना शुरू की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी केरला। बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी हमने कुछ दिन पहले चर्चा भी आपसे की थी। अरुणोदय 2.0, इसका आंसर है ए असम। असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राजधानी के असम हाउस से अरुणोदय 2.0 योजना की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस योजना में 10.5 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। सरकार की लक्ष्य इस योजना में 35 लाख महिलाओं को जोड़ने का है। वहीं जिनके पास भूमि, बड़े घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अधिकांश सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों सहित कुछ चल या अचल संपत्ति है, तो उन्हें भी स्कीम से बाहर रखा जाएगा। तो उन्हें स्कीम से बाहर रखने की बात है। जिनके पास में प्रॉपर्टीज हैं लेकिन जो लोग नहीं हैं, उनको जोड़ने की बात है। 10.5 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ना है। महिलाओं में 35 लाख लोगों को जोड़ना है, एक लक्ष्य है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और वहां असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये नाम याद रखिएगा। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? ऑप्शन ए ऑल दैट ब्रीथ, ऑप्शन बी द एलिफेंट विस्पर्स, ऑप्शन सी नथिंग इज लॉस्ट, ऑप्शन डी द लास्ट फिल्म शो।
सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है द एलिफेंट विस्पर। बी आंसर है, ध्यान रखिएगा। ऑस्कर 2023 में इस बार भारत की 4 फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट्स विस्पर को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। वहीं डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स को डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा, द एलिफेंट विस्पर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में रखा गया है, जबकि डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स को डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। RRR और छेल्लो शो को भी नामित किया गया है, ये भी हमने आपसे बात की है। इन प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। किस संस्थान ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की? ध्यान दीजिए, किस संस्थान ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए सार्क, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी UNEP, ऑप्शन डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने जारी की है, इसको याद रखिएगा। 2022 में इन 9 चार्ट रिपोर्ट। विश्व बैंक ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार दुनिया 1970 के बाद से अपनी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव कर रही है और 2022 के अंत तक 685 मिलियन लोग गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे होंगे। 2020 के बाद यह 2 दशकों में सबसे खराब स्थिति वाला वर्ष होगा। तो ये इन 9 चार्ट्स को याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है और 2022 में उन्होंने जो कहा है कि 685 के अंत तक 685 मिलियन लोग गंभीर गरीबी में जीवन यापन कर रहे होंगे। ये बहुत ही गहरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब है और ऐसे में देश दुनिया सभी लोग परेशान हैं। चंद लोगों के बड़े आदमी बन जाने से जन समूह के बारे में बात नहीं हो सकती। 2020 के बाद यह 2 दशकों में सबसे खराब स्थिति वाला वर्ष होगा 2022। मोढेरा सूर्य मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वर्ष परीक्षाओं में मिलना चाहिए। ऑप्शन ए चालुक्याज, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी पल्लवाज, ऑप्शन डी सातवाहन। फटाफट जवाब दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है चालुक्याज, यानी चालुक्य वंश से संबंधित है। चालुक्य वंश अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ऐसे में से क्वेश्चन बनेंगे और ये ध्यान रखिएगा, ये आएगा जरूर। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के 3 स्थलों को जोड़ा गया। इनमें से शामिल एक मोढेरा सूर्य मंदिर है, जबकि अन्य 2 बड़नगर और त्रिपुरा में उनाकोट की रॉक कट मूर्तियां हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान 1026 से 27 में बनवाया गया था। तो ये याद रखिएगा कि चालुक्य वंश से संबंधित है और इसका निर्माण किसने कराया? भीम प्रथम ने कराया 1026 से 27 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में किसने भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया?
भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया? ऑप्शन ए गेल, ऑप्शन बी ओएनजीसी, ऑप्शन सी आईजीएल, ऑप्शन डी आईजीएक्स। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आईजीएक्स। याद रखिएगा इसको। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा समर्थित इंडियन गैस एक्सचेंज ने बेंचमार्क नेचुरल गैस की प्राइस को दर्शाने वाला भारत का पहला इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स के तहत कारोबार किए गए सभी गैस के लिए मात्रा भारित एवरेज प्राइस और पश्चिमी और दक्षिणी हब में गैस की कीमतों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा समर्थित इंडियन गैस एक्सचेंज, ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा। तो ये आपका आंसर है और इसे याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 किस समूह द्वारा जारी किया गया है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 किस समूह द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए जर्मन वॉच, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जर्मन वॉच, इसके द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत ने 8वां स्थान हासिल किया। 8वां स्थान हासिल किया, जो इस सूचकांक के पिछले संस्करण से 2 स्थान ऊपर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को सक्षम करने का एक साधन है। तो ये इसका आंसर ए है, जर्मन वॉच। सारे विद्यार्थियों, अब एक श्रृंखला जो एसएससी जीडी को टारगेट करके चल रही है और तत्काल में परीक्षा वही हमारे सामने है। विद्यार्थी सभी होते हैं, चाहे ये विद्यार्थी वनडे एग्जामिनेशन में बैठे और चाहे ये सिविल के एग्जाम में बैठे। आज के समय में ये विद्यार्थी दोनों हैं। कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है, जो सिविल देने लगते हैं उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि हम बहुत महान कार्य कर रहे हैं। आप भी सेवा ही करेंगे, देश में नौकरी ही करना है, तो नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, नौकरी होती है वो। और उसमें ये गलतफहमी पालना है कि हम कोई महान कार्य कर रहे हैं। हर आदमी जो समाज के लिए कार्य कर रहा है वो महान कार्य कर रहा है। एक स्वीपर जो सफाई करता है उससे ज्यादा महान कार्य कोई डायरेक्टली नहीं करता, स्वयं लग के सफाई करता है। तो इसलिए ये सभी चीज सोचना उचित नहीं है। जो परीक्षाएं सामने हैं उनका लक्ष्य साधिए और उनमें सफल होने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु अंगद देव। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार रिपीट होता है। सारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। क्योंकि ये फास्टेस्ट डिवीजन चल रहा है, इसलिए बस क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और उनके आंसर आपको देने हैं। उस पर बहुत डिस्कशन का समय नहीं है, क्योंकि आपने सब पढ़ रखा है और हमने इस दौरान की जो क्लासेस रही हैं उनमें भी बहुत चर्चा की है। तो एक कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है कि जो बच्चे जुड़े हुए हैं या जो नए बच्चे हैं उनका भी कुछ अच्छा हो सके और वो भी रिपीटिशन में शामिल हो सके, उनको भी प्रश्न मिल सके। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजमोहन राय, ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम आप जानते हैं, एक बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व। गीता रहस्य पुस्तक इन्होंने लिखी और होम रूल लीग, याद होगा आपको, लीग की स्थापना की, है ना।
तो इनका आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ब्रिटिश संसद के भी सदस्य रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, भारत में एकल नागरिकता ही है, जबकि अमेरिका में देखेंगे तो दोहरी नागरिकता है ना। कुछ देशों में तिहरी नागरिकता भी है, लेकिन हमारे भारत में क्या है, अगर एक ही नागरिकता की प्रावधान की बात की गई। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी कनाडा से, ऑप्शन डी फ्रांस से। इसका आंसर है ए इंग्लैंड से। हमने यहाँ से इसको अपनाया है। नागरिकता संबंधी प्रावधान हमारे संविधान के भाग 2 में है, भाग 2 में है। और कहां से कहां है? 5 से 11 में आर्टिकल है, 5 से 11, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन ए 1950, 1951, 1952 और 1954। फटाफट जवाब दीजिए सारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर है 1951। 1951 में हुआ था और पहले आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वर्तमान में कौन सा चल रहा है? 15वां चल रहा है और इसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह, याद रखिएगा, एनके सिंह है इसके अध्यक्ष। 5 साल के लिए होता है, 5 इयर्स के लिए, और राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, कौन से अधिकार दोनों को प्राप्त है? ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सिविल अधिकार, ऑप्शन डी विधिक अधिकार। नागरिकों को और विदेशियों को दोनों को प्राप्त ऐसे अधिकार कौन से हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है लीगल राइट, विधिक अधिकार। विधिक अधिकार प्राप्त हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों को, चाहे नागरिक हो और चाहे विदेशी हो, जब भारत में आएंगे तो उनको लीगल राइट्स यानी विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार के लिए तो उन्हें नागरिक बनना पड़ेगा। हालांकि कुछ विदेशियों को भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, अब वो चर्चा का विषय इस समय नहीं है। नहीं तो कुछ अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं, लेकिन सामान्य ढंग से विधिक अधिकार उन्हें भी प्राप्त हैं और उन्हें भी प्राप्त है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन के आंसर को देख के बताइए। राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, सामूहिक रूप से। आर्टिकल 75(3) ये कहता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, एक सबके लिए, सब एक के लिए। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते, क्योंकि लोकसभा में सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आए हैं, जनादेश मिला है यहाँ पर, और यहाँ जवाब देना बहुत जरूरी है कि क्या किया है आपने, जिसको ध्यान रखिएगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन बी भारतीय पुलिस सेवा, ऑप्शन सी भारतीय विदेश सेवा, ऑप्शन डी भारतीय वन सेवा। कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ये यूपीएसआई में पूछा गया था 2014 वाले एग्जाम में, और हर परीक्षाओं में आता रहता है। सारे विद्यार्थियों, ये पहली सेवा जिसे हम आईएएस बोलते हैं, और ये दूसरी सेवा जिसे हम आईपीएस बोलते हैं, ये दोनों अखिल भारतीय सेवाएं। ये भारतीय वन सेवा 1965 से इसे भी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रख दिया गया। ये जो भारतीय विदेश सेवा है ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है।
क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी रॉयल कमीशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये इतना कॉमन प्रश्न है कि इसके गलत होने पर बिल्कुल कोई माफी नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित क्या है? आर्टिकल 40 है हमारा, अनुच्छेद क्या है? 40 है। और कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। कौन सा संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन है 1992 का। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और बलवंत राय मेहता समिति है जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान का भाग 9 है। ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं, इनको याद रखिएगा, परीक्षाओं में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपके सामने आते हैं। क्योंकि टारगेट एसएससी जीडी है तो सभी बेसिक बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ताकि कहीं गड़बड़ ना हो। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, किसने कहा? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। अच्छा प्रश्न है, तो इसको आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का गांवों के प्रति एक दूसरा दृष्टिकोण था। भारत की आत्मा का मतलब क्या होगा? एक बहुत बड़ी आत्मा, यानी महान आत्मा। और महान आत्मा के बारे में कौन आदमी बात कर सकता है? महात्मा गांधी ही बात कर सकते हैं। इसलिए उनके साथ इनको दिमाग में रखिएगा कि भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है। ये सेंटेंस महात्मा गांधी ने दिया था। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत आता है, गलत नहीं करना है मेरे भाई। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी बंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी श्रीनगर में। फटाफट बताइए। सारे विद्यार्थियों इसका आंसर है बंगलुरु में। कहाँ करती है? बंगलुरु में निवास करती है। बंगलुरु में है स्थित ये भारत की सिलिकॉन वैली, बंगलुरु, याद रखिएगा। क्वेश्चन 21 पर आ जाइए। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन। ऑप्शन ए जुबिलेंट बुद्ध, ऑप्शन बी एच.एन. बहुगुणा, ऑप्शन सी बाबा आमटे, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। सारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर है बाबा आमटे। बाबा आमटे ने समाज के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए आनंद वन की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू के घर का नाम है आनंद भवन, ये प्रयागराज में है। ठीक है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22। किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर है नेपाल। यानी पवित्र पशु कहां पर है? नेपाल। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था और हिंदू परंपरा के बहुत सारे मंदिर वहां पर आपको दिखते हैं। और हमारी प्राचीनतम जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे भगवान राम से जुड़ा हो या बौद्ध धर्म से जुड़ा हो, सब कुछ आपको नेपाल से कनेक्ट मिलेगा। वहां का पवित्र पशु क्या है? गाय है। कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी अंग्रेजी। कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? सारे विद्यार्थियों ये पुर्तगाली भाषा से लिया गया। किससे लिया गया है? पुर्तगाली से। ये जो क्वेश्चंस आपके पास चल रहे हैं ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल दिमाग में फटाफट रखते जाइए और तेजी से बढ़ते जाइए। जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहिए
और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे भी आप ध्यान में रखते रहिए, हो सकता है हम दोनों की वार्तालाप से रीजन मिल जाए। अंटार्कटिका अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए मेहर मूसा, ऑप्शन बी उज्ज्वला पाटिल, ऑप्शन सी प्रीति गुप्ता, ऑप्शन डी गीता घोष। सारे विद्यार्थियों इसका आंसर है ए मेहर मूसा, याद रखिए। आईएलओ का विस्तार क्या है? आईएलओ इंडियन लीगल ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, ऑप्शन सी इंटर स्टेट लोकल ऑर्डिनेंस, ऑप्शन डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सारे विद्यार्थियों इसका आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये श्रमिक के संदर्भ में कार्य करता है। श्रमिक, ये पूंजीपति की भी भूमिका बताता है और ये सरकार की भी भूमिका बताता है। पूरे विश्व में लेबर के हित के लिए कार्य करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है आईएलओ। पुस्तक द इंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? पुस्तक द इंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? ऑप्शन ए अमित चौधरी, ऑप्शन बी जोया हसन, ऑप्शन सी सलमान रश्दी, ऑप्शन डी बिलास सारंग। मेरे विद्यार्थियों इसका आंसर है सलमान रश्दी। ये बुकर अवार्डेड है सलमान रश्दी। बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 40 क्वेश्चन की सीरीज है, फटाफट जवाब दीजिए। एक बार दिमाग में रखिए और हो सकता है परीक्षाओं में आपको मिले भी, इसलिए एक बार ध्यान में रखना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? ये भी देखना बहुत जरूरी है। पूछा क्या जा रहा है? जड़ नहीं है पूछा जा रहा है। कई बार ऐसा तो जड़ है ये पूछ सकते हैं। ऑप्शन ए आलू, मूली, गाजर, जिमीकंद। प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों के तीनों जड़ हैं। ये क्या है? ये है तना, ध्यान रखिएगा। तो आलू तना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलू। अब ये मत कहिएगा कि इस समय इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा चुके हैं, फटाफट इनको आपको जवाब देना है, बस उतना इतना ही उद्देश्य है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में फिजियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी। सारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर है बी कीमोथेरेपी। याद रखिएगा क्या कहा गया है? कीमोथेरेपी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आयल ऑफ विट्रियोल, तो ब्रैकेट में गायब हो गया है। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहता कहा जाता है? आयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। सारे विद्यार्थियों इसका आंसर है ए सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इसे कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। अग्निशामकों में कौन सी गैस निकलती है? अग्निशामक का मतलब होता है फायर एक्सटिंग्विशर। उसमें कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑप्शन बी क्लोरीन गैस, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड गैस। कौन सी गैस निकलती है इनसे?
प्यारे विद्यार्थी, इससे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, और CO2 की वजह से ही ये आग बुझ पाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाइए फटाफट। फास्टेस्ट रिवीजन है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपने जो पढ़ रखा है, चीजें देख रखी है, एक बार फिर से आपके मन मस्तिष्क में आ जाए, बस यही उद्देश्य है इसका। तो फटाफट फटाफट देखते जाइए, जवाब लिखते जाइए, फिर अगली सीरीज में हम लोग मिलेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और कुछ दिन के अंदर इतने सारे प्रश्न हो जाएंगे कि आपके जो 20 क्वेश्चन आने हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है पूरे प्रश्न ही आपको मिल जाए, तो कुछ से लाभ मिल जाएगा। आइए फिलहाल देखते हैं। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। सारे विद्यार्थी, इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ठोस रूप है CO2 का। इसका प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, ध्यान रखिएगा, फ्रिज में। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, मॉनिटर कैसा डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता ही है, ये आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर सब जानते हैं, फटाफट लेके बताना है। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्किट, ह्यूमन ब्रेन। क्या है ये सॉफ्टवेयर? मेरे विद्यार्थियों, इसका आंसर है बी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर का मतलब है कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाइए। विषम का चयन कीजिए। विषम यानी कौन सा अलग है, ऑड मैन आउट। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी DVD, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। मेरे विद्यार्थियों, इसका आंसर है रोम। इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये प्राइमरी है, प्राइमरी इसका जो स्टोरेज है, और ये क्या है, सेकेंडरी है, जितने भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, रोम। कोंकण तट कहां से कहां विस्तृत है? कोंकण तट गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव, दमन से गोवा, गोवा से मुंबई। इसका आंसर है दमन से गोवा। यह है कोंकण तट। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? समुद्री सीमा नहीं है, कौन सा ऐसा राज्य है? फटाफट देख के बता देंगे आप। गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है, इन सबकी है। आप देख रहे हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी, कार्डामम। पहले विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है पचमढ़ी। पचमढ़ी को कहते हैं सतपुड़ा की रानी। इसको याद रखिएगा, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है ये, शुद्ध रूप से जीके है। इसको आपको दिमाग में रख लेना है, याद कर लेना है। बहुत रिपीटेड है, इसलिए आपको दिए जा रहे हैं। नागा, खासी, गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए पूर्वांचल पर्वतमाला में, ऑप्शन बी काराकोरम पर्वतमाला, ऑप्शन सी जस्कर पर्वतमाला, ऑप्शन डी हिमालय पर्वतमाला। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ए पूर्वांचल पर्वतमाला। ये गारो खासी जयंतियां आपने नाम सुना है, इन पर्वतमालाओं, इन पहाड़ियों से वर्षा बहुत होती है मेघालय के क्षेत्र में।
लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में है? लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है मणिपुर में। लोकतक झील याद रखिएगा, कहां पर? मणिपुर में। लास्ट क्वेश्चन है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कहां स्थित है? कागज रहित, पेपरलेस हाई कोर्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय। सारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है केरल उच्च न्यायालय। याद रखिएगा इसे। सारे विद्यार्थियों, एक 40 क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने लाए, जिसका फास्टेस्ट डिवीजन चल रहा था।